नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एआई समाचार में। आज हम बात करेंगे संविधान के भाग 3 में, जो कि मौलिक अधिकार से संबंधित है। ये अनुच्छेद 12 से 35 तक में फैला हुआ है। इसमें मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, जो नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय की गारंटी देता है। कई लोगों ने इसके बारे में कई स्टेटमेंट दिए हैं, जिसमें से एक है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उन्होंने संविधान के मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है, मौलिक अधिकारों को। जस्टिस जीएस वर्मा ने फंडामेंटल राइट्स को लोकतंत्र की रीढ़ कहा है। पंडित नेहरू ने इन अधिकारों के बिना संविधान केवल एक कागज की किताब होगा, ये बताया है। भाग 3 का उद्देश्य क्या है? जो हमारा मौलिक अधिकार है, नागरिकों को सरकार की मनमानी से बचाना और उनकी गरिमा की रक्षा करना। नेक्स्ट है, संविधान में भाग 3 शुरू होता है अनुच्छेद 12 से। तो मैं अनुच्छेद 12 और 13 को डिटेल में कवर कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग 12 और 13 की एक-एक लाइन बता करके निकल जाते हैं। अब आप ध्यान से देखिए और समझिए। फंडामेंटल राइट को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये किन संस्थाओं और कानून पर लागू होंगे। ऐसी कौन-सी संस्थाएँ होंगी, ऐसे कौन से कानून होंगे जिन पर हमारे फंडामेंटल राइट लागू होंगे। तो अनुच्छेद 12 क्या बताता है? स्टेट में कौन-कौन आता है। अनुच्छेद 12 में स्टेट के बारे में बताया गया कौन-कौन आता है, और 13 में बताया गया कि कोई भी कानून अगर फंडामेंटल राइट तोड़ेगा तो वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा। तो 12 को समझते हैं। उसमें स्टेट की परिभाषा, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि अनुच्छेद 12 में क्या है, स्टेट की परिभाषा बताई गई है, राज्य की। अब राज्य से मतलब आप ये ना समझिएगा कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ये राज्य नहीं। राज्य के बारे में क्या है राज्य, वो आइए आपको मैं समझाता हूँ। सरकार और उसकी संस्थाएं जिन पर फंडामेंटल राइट्स लागू होंगे वो स्टेट कहलाएंगे, यहाँ पर अनुच्छेद 12 के अंतर्गत। इसमें भारत सरकार, संसद संसद किससे मिलकर बनी होती है? प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा से। राज्य सरकारें, विधानमंडल, स्थानीय निकाय और अन्य सरकारी संस्थाएं, ये सब क्या है, भारत सरकार के राज्य में आते हैं। ये जो है राज्य की बॉडी में आते हैं। इसका मतलब है कि यदि इन संस्थाओं द्वारा कोई फंडामेंटल राइट तोड़ा जाएगा तो व्यक्ति कोर्ट जा सकता है। कोर्ट में भी सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली आप जा सकते हैं। यूनियन गवर्नमेंट, संघ सरकार, इसमें क्या आता है? भारत सरकार, सभी मंत्रालय, पीएमओ, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय आदि स्टेट की परिभाषा में आते हैं। यदि गृह मंत्रालय कोई एक ऐसा आदेश निकाले जिसमें कहा जाए कि किसी विशेष धर्म के लोग प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, तो ये आपके आर्टिकल 19 का उल्लंघन होगा। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में कौन-कौन आता है? आपके राष्ट्रपति आते हैं, लोकसभा आते हैं, राज्यसभा। इन 3 लोगों से मिलके पार्लियामेंट बनी होती है। यदि संसद द्वारा कोई भी कानून बनाया जाए जो फंडामेंटल राइट के अधीन ना हो, तो भी आप जा सकते हैं। जैसे अगर संसद कोई ऐसा एक्ट बनाए जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता खत्म हो जाए, तो आर्टिकल 19(1) ए का उल्लंघन होगा। याद रखिए, प्रेस की स्वतंत्रता किसमें है? यहाँ से एक फैक्ट ये भी निकलता है, 19(1) ए में। तो इसके लिए आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। राज्य सरकारें, सभी राज्य की सरकारें स्टेट की परिभाषा में आती हैं। अब ये पॉइंट याद रखिएगा, सभी राज्य की सरकारें स्टेट की परिभाषा में आती हैं। यदि उत्तर प्रदेश सरकार यह आदेश निकाले कि दलित छात्रों को अलग स्कूल में पढ़ना होगा, तो आपके अनुच्छेद 15 का ये उल्लंघन होगा, जिसमें भेदभाव निषेध के बारे में बताया गया है। स्टेट लेजिस्लेचर, विधानमंडल किस-किस से मिलके बनी होती है? विधानसभा, विधान परिषद। ध्यान से देखिए हर लाइन, विधानमंडल बनी होती है विधानसभा, विधान परिषद से मिलकर, और ये आपकी स्टेट की बॉडी में आती है जो परिभाषा है। इसके द्वारा बनाए गए कानून भी फंडामेंटल राइट से ऊपर नहीं हो सकते हैं। यदि कोई राज्य विधानसभा कहे कि केवल एक ही भाषा स्कूल में पढ़ाई जाएगी, तो ये भी आपके आर्टिकल 29 का उल्लंघन है। और आर्टिकल 29 में क्या दिया है? सांस्कृतिक आधार, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। लोकल अथॉरिटीज, नगर निगम, नगर पालिका, पंचायत भी स्टेट की परिभाषा में आते हैं। यदि नगर निगम का नियम हो कि केवल एक जाति के लोग बाजार में दुकान खोल सकते हैं, तो ये भी आपके फंडामेंटल राइट का हनन होगा और उसको निरस्त कर दिया जाएगा। अदर अथॉरिटीज में क्या आता है जो स्टेट की परिभाषा में आते हैं, वो देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, पूछ लेते हैं। वे संस्थाएं जो पूरी तरह सरकार के नियंत्रण में है और जनता के लिए कार्य करती हैं, स्टेट मानी जाएंगी। आरबीआई हो गया आपका, एसबीआई बैंक हो गया, एलआईसी हो गया, ओएनजीसी हो गया, भेल हो गया, आईआईटीज, आईआईएम्स, यूजीसी, डीटीसी, नेशनलाइज्ड बैंक, ये सभी आपके राज्य की परिभाषा में आएंगे। यदि एसबीआई किसी व्यक्ति को जाति के आधार पर नौकरी देने से मना करती है, तो ये भी उसके फंडामेंटल राइट का हनन है। ठीक है, लेकिन प्राइवेट कंपनी जैसे रिलायंस, टाटा, इन्फोसिस पर फंडामेंटल राइट लागू नहीं होते, क्योंकि ये निजी संस्थाएं हैं
और इन पर सरकार का पूरा नियंत्रण नहीं होता, डायरेक्टली कंट्रोल नहीं होता, इनडायरेक्ट होता है। इसीलिए रिलायंस अपने टॉप अप के रेट्स कभी भी बढ़ा देती है, तो डायरेक्टली सरकार का कंट्रोल नहीं है। अब आते हैं अनुच्छेद 13 के बारे में। अनुच्छेद 13 क्या कहता है? अनुच्छेद 13 का सब आर्टिकल 2 साफ कहता है, राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करे। ठीक है, हमने 12 में क्या पढ़ा था? कौन कौन से राज्य होते हैं, कौन कौन सी बॉडीज होती हैं जो फंडामेंटल राइट तोड़ने, ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो फंडामेंटल राइट का हनन करे। अब इसमें क्या बनाएंगे कि राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करे। अगर कोई कानून फंडामेंटल राइट तोड़ेगा तो वह वॉइड हो जाएगा। प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ अमान्य होगा यदि फंडामेंटल राइट तोड़े। पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ मतलब जो बाद में संविधान का नियम बना है वो भी अमान्य हो जाएगा अगर वो फंडामेंटल राइट्स को आपके तोड़ता है। ऑर्डिनेंस, नोटिफिकेशन, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी अमान्य हो जाएंगे यदि वो मौलिक अधिकारों को तोड़ते हैं। एफआर का मतलब फंडामेंटल राइट है यहाँ पे। अब देखिए कई केसेस का यहाँ पे मैंने उल्लेख किया है जो रिलेटेड है हमारे फंडामेंटल राइट से। जैसे मेनका गांधी का जो केस है उसमें बताया गया था मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 में कि सरकार ने मेनका गांधी जी का पासपोर्ट जब्त कर लिया था और बिना कोई रीजन बताए हुए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 29 में, जिसमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया, आर्टिकल 29 राइट टू लाइफ हमें देता है, ये उल्लंघन है। बिना बताए हुए आप पासपोर्ट जब्त नहीं कर सकते। ये फैसला सरकार का वॉइड हो गया था, निरस्त हो गया था। दूसरा केस आता है केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरला 1973 में। एक्चुअली ये केस भूमि से रिलेटेड शुरू हुआ था, भूमि का कोई मैटर था उससे रिलेटेड शुरू हुआ था और वहां बात आ गई थी फंडामेंटल राइट्स की। तो संसद ने संविधान के जरिए फंडामेंटल राइट्स बदलने की कोशिश की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था पार्लियामेंट संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकता, याद रखिएगा। केशवानंद भारती केस बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकता, सबसे बड़ा फैसला इसमें ये आया था। ठीक है, तीसरा केस था एनजेएसी केस, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ये एक्ट आया था 99th अमेंडमेंट था। इसमें क्या था, जजेस की नियुक्ति में सरकार को अधिक शक्ति देना था, इसका उद्देश्य था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जुडिशरी की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन है, तो ये भी फैसला नल एंड वॉइड हो गया था। स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार 1952, इसमें क्या कहा गया था, गवर्नमेंट ने अपना स्पेशल कोर्ट एक्ट बनाया था जिसमें अलग तरह न्याय की प्रक्रिया की उन्होंने शुरुआत करने की कोशिश की थी। ऐसा ऑर्डर बनाने लग गए थे, ऐसा आदेश पारित करने लग गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने वहां हस्तक्षेप किया और कहा कि ये आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ का उल्लंघन है। अच्छा, मैंने आपको एक स्लाइड में ये बताया था कि आर्टिकल 14 में इक्वलिटी बिफोर लॉ कहाँ से आया है, तो कमेंट में बताइएगा। हालांकि मैं बता देता हूँ, इक्वलिटी बिफोर लॉ ब्रिटेन से लिया गया है। कानून का समान संरक्षण, सबके सामने कानून समान है, कानून सभी के लिए समान है, ये ब्रिटेन से लिया गया था। तो ये भी फैसला नल एंड वॉइड हो गया। नेक्स्ट है इंदिरा सावनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992। मंडल कमीशन के आधार पर गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन 60% से ज़्यादा कर दिया था। अब याद रखिएगा, मंडल कमीशन किससे रिलेटेड है, गवर्नमेंट में रिजर्वेशन को 60% से ज़्यादा कर दिया था। तो सब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, रिजर्वेशन की सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती। तो ये भी ऑर्डर आपका निरस्त हो गया, वॉइड हो गया। अब ये कंपैरिजन दिया हुआ है चार्ट में, आप पॉज करके देख लीजिएगा। जो मैंने अभी तक बताया कि 12 में स्टेट की परिभाषा है, कानून ऑर्डर को वॉइड घोषित करने की शक्ति है, किसमें, 13 में। तो आप इसको देख लीजिएगा। 12 में जैसे स्टेट की परिभाषा है, 13 में कानून ऑर्डर को वॉइड घोषित करने की पावर है। फिर 12 में किन संस्थाओं पर फंडामेंटल राइट लागू होंगे, और 13 में है कोई भी कानून यदि फंडामेंटल राइट तोड़े तो क्या होगा। 12 में आपको एग्जाम्पल के तौर पे दे रखा है। बहुत आपने मेरे लेक्चर को देखा और सराहा है। ऐसे ही पढ़ते रहिए, कोशिश करूँगा आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दे पाऊँ। नमस्कार।